नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं दुनिया को बाहर की आंखों से नहीं मन की आंखों से देखना चाहिए, लेकिन ये काम आसान नहीं होता। मगर कुछ लोग मन की आंखों से देखते हैं, इस दुनिया को समझते हैं, बूझते हैं और दिशा भी देते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, उसे एक दृष्टि देते हैं और समाज को भी आलोकित करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी ही तेजस्विनियों से करा रहे हैं जो कि कहने को दृष्टिबाधित हैं, विशेष रूप से सक्षम हैं। ऐसी 3 महिलाएं आज तेजस्विनी में हमारे साथ हैं। ये सिर्फ महज महिलाएं नहीं, इन्हें सशक्त महिलाएं कहना चाहिए। आइए उनका परिचय हम आपसे कराएं। हमारे साथ मधुबाला शर्मा जी बैठी हैं जो कि लीडरशिप एंड बिहेवियरल ट्रेनर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मधुबाला जी। नमस्कार। हमारे साथ प्रीति मोंगा जी हैं जो कि सीईओ हैं सिल्वर लाइनिंग प्लेसमेंट एजेंसी और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रीति जी। नमस्कार। और डॉक्टर प्रेम सिंह हमारे साथ हैं जो कि प्रोफेसर एमेरिटस दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका भी। शुरुआत करेंगे हम मधुबाला जी से। मधुबाला जी, क्या कैसे बयान करें अगर हम कहें कि एक दृष्टिबाधित के जीवन को हमें बयान करना है, वो भी आपके मुंह से, तो आप क्या कहेंगी? मेरा जीवन बहुत ही सशक्त, बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही अमेजिंग रहा है और मैं किसी भी तरह से अपने आप को लिमिटेड महसूस नहीं करती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी, जिसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे ख्याल से मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने जिस तरह से मुझे पाला पोसा बड़ा किया। किसी भी प्रकार से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं खुद को असहाय महसूस करूं। इसीलिए मैं यही कहती हूं कि शायद निशक्त हूं लेकिन निसहाय बिल्कुल भी नहीं, और बहुत ही अच्छी जिंदगी मेरी व्यतीत हो रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी। आपको देख के लग रहा है आप कितने खूबसूरत हैं और आज तो आप खास तौर से तैयार भी हुई हैं क्योंकि आप एक शादी से आ रही हैं, मुझे पता चला। हमारे साथ प्रीति मोंगा है। प्रीति मोंगा, आप की तो मतलब पर्सनालिटी की हम क्या बात करें। कोई ऐसा काम है जो आपने छोड़ा हो? नहीं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो छोड़े छूट गए हैं अभी। नहीं, लेकिन आप बहुत सारे काम करती हैं, हमें मालूम है जी। कैसे कैसे आप बयान करती हैं अपनी जिंदगी के सफर को? मैं तो सोचती हूँ कि जिंदगी एक बहुत बड़ा एक प्लेग्राउंड है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम सब, इनफैक्ट जीवन ही एक खेल है जहाँ हम लोग आए हैं। और हमारे साथ, और ख़ास करके मेरे साथ, एक साथ में जो डिसेबिलिटी कहते हैं जिसको हम के दृष्टिहीनता साथ रही, लेकिन मेरा जो मानना है मैं इसको अपना बेस्ट शॉट दूंगी और बेस्ट शॉट दे रही हूँ। और मेरे सामने जो भी चुनौती आती है या जो भी काम आता है, जो भी कुछ आता है, मैं उसको बहुत अच्छी से और इन्जॉय करके करती हूँ, भले ही फिर वो रोना ही क्यों ना पड़े फिर बाद में। क्या बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बात कही। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम सिंह हैं। डॉक्टर प्रेम सिंह, जैसे कि अभी प्रीति कह रही थी कि जिंदगी का एक मैदान, और उस मैदान में हम सब और अपना किरदार हम सबको निभाना है। ये किरदार आप कैसे निभा रही हैं और कैसे देख रही हैं अपने जिंदगी के सफर को? जैसा किसने कहा कि एक मैदान है, तो मैं भी उस मैदान में जलते हुए दियों के साथ एक अपना दिया भी जलाना चाहती हूँ, और रादर जला दिया है। अब ये कितना प्रकाश देगा मुझे भी और दूसरों को भी, ये तो वक्त बताएगा। वैसे मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही हिंदी विभाग में, और मैं लेखिका हूँ। मैंने 17 किताबें लिखी हैं, तो दूसरों के लिए किताबें लिखी हैं, अपनी रोटी के लिए मैंने नौकरी की है। क्या बात है। मधु, ये बताइए कि क्या ये जो दृष्टिबाधिता आपके साथ थी, क्या ये जन्म से ही रही और दुनिया को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस दुनिया को आपने खूब गहरे महसूस किया और उस महसूस करने से आपने इसको हम कह सकते हैं कि इसको एक अलग स्वरूप में इस दुनिया को देखा? जी बिल्कुल। मैं और मेरी बड़ी बहन, हम दोनों बचपन से ही पैदाइशी देख नहीं सकते हैं। हमारा एक छोटा भाई है जो बहुत अच्छी तरह से देख सकता है, उसकी नज़रों से भी हमने दुनिया को देखा है। और मैंने दुनिया को बहुत खूबसूरती से देखा है, बारीकी से देखा है। उतार चढ़ाव भी आए हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं, बट एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी मैं व्यतीत कर रही हूँ। प्रोफेशनल फ्रंट पे मैं खूब अच्छे से काम करती हूँ। बहुत से एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स पे ट्रेन करती हूँ।
पर्सनल लाइफ में अपने एक 8 साल के छोटे बदमाश बच्चे को पाल रही हूँ जिसके साथ बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ये बताइए मधु कि क्या कुछ समस्याएं सामने आई जब परिवार में ये पता चला और आप धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, या आप कहेंगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ और जिंदगी सतत चलती चली गई? चुनौतियाँ तो आती ही हैं, समस्याएं डेफिनेटली आती हैं। किसी भी मोड़ पे अगर कोई भी एक चैलेंज है, आज मानिए आप खाना बनाते बनाते आपका हाथ कट जाए चाकू से, तो आपको अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए उन 2-4 दिनों तक दिक्कत आएगी। उसी प्रकार अगर इतनी बड़ी एक चुनौती मेरे सामने आई जब मुझे नहीं दिख पाता, मेरे पेरेंट्स के सामने, मेरी फैमिली के सामने, हम सब के सामने डिफ़िकल्टीज आई, लेकिन हमने उनको एक चैलेंज की तरह लिया, एक चुनौती की तरह लिया और उसको निभाया। और मेरा यही मानना है कि जब कोई डिफ़िकल्टी हमारे सामने आती है तो उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है। जैसे बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं, वो सोल्यूशन भी हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। तो उसको हमें निकाल कर उस प्रॉब्लम को, उस चुनौती को का हल निकालना। तो आप तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ी, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे जब आप एक सामान्य स्कूल में पली बढ़ी? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड आर.के. पुरम के थ्रू, मुझे इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन के थ्रू मुझे रेगुलर स्कूल में भेजा गया। तो मैं 2 स्कूल्स में गई, फेथ एकेडमी और दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम। और मौके मिले मुझे बहुत से अपने दोस्तों को सिखाने के, अपने टीचर्स को हेल्प करने के कि मुझे वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो कई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आई जब मेरे पास किताबें अवेलेबल नहीं थी। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गई है और बुक्स फिर भी बहुत ही आसानी से मिलती हैं, बट तब हमें बुक्स अरेंज करने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता था। तो मैं अपनी टीचर्स से बोलती थी, रिक्वेस्ट करती थी कि वो मेरे लिए रिकॉर्ड करें। मेरे फ्रेंड्स मुझे हेल्प करते थे कि मैं नोट्स को ब्रेल में लिखूं, और मेरे पेरेंट्स मेरे लिए किताबें लाते थे, मेरे पापा मेरे लिए रिकॉर्डिंग करते थे। ऐसे कर करके मैंने उन चुनौतियों मतलब वो डबल एफर्ट हुआ लेकिन अचीव किया। हमारे साथ प्रीति मोंगा है। प्रीति, आप को कब ये पता चला पेरेंट्स को कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप देख नहीं पा रही हैं, और क्या कुछ चुनौतियां उस समय आपके सामने तो इतनी नहीं पर पेरेंट्स के सामने उस वक्त आई? बिल्कुल, आज से 5 दशक पहले जब मैं 6 साल की थी, तब मेरे पेरेंट्स को समझ में आने लगा और टीचर्स ने स्कूल से कंप्लेन करना शुरू किया कि स्कूल का होमवर्क ठीक से कॉपी नहीं करती हैं, क्लास वर्क ठीक से लिखती नहीं है, हैंड राइटिंग बहुत बुरी है। तो फिर वो देखा कि शैतान लड़की तो नहीं है, लेकिन फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने फिर बताया कि मेरी तो जो आईसाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और शायद 2-4 दिन में या 2-4 साल में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। सबसे ज़रूरी बात मैं यहाँ आप बताना चाहती हूँ कि चैलेंजेस और जो शौक लगा होगा, एक 1966 उस तरह की बात कर रही हूँ, 66-65 की बात कर रही हूँ, और उस समय पे एक तो लड़की, बेटी, ऊपर से ब्लाइंड भी हो जाएगी, तो कितना बड़ा धक्का लगा होगा मेरे पेरेंट्स को। ये तो बाद में ही पता चला, क्योंकि मैं जब 10 साल की थी तब मेरे फादर को बहुत ज़बरदस्त हार्ट अटैक आया। लेकिन मेरे जीवन में कभी भी उन्होंने इस वजह से कोई बदलाव आने नहीं दिया। मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा है और हो चुका है। और डॉक्टर के पास जाते थे तो मेरे को सिर्फ इसी बात की चिंता होती थी कि मेरे को ना, हे भगवान, किसी तरह से चश्मा ना लग जाए। अगर चश्मा लगेगा तो जब मैं दुल्हन बनूंगी तो बहुत बदसूरत लगूंगी। मेरा तो बस यही एक मकसद था। और उस एक इंस्टेंट से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आप जो सोचो वो हमेशा सच होता है, तो अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। और चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि फिर मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया, लोरेटो कॉन्वेंट दिल्ली से निकाल दिया गया जब मैं 8वीं कक्षा में थी, ये कह के कि ब्लाइंड को हम इस स्कूल में रख नहीं सकते। फिर किसी और स्कूल ने मेरे को लिया नहीं, और उस समय पे कोई भी ऐसा अच्छा क्वालिटी का स्कूल नहीं सामने आया जहाँ पे मेरे को एजुकेशन मिल सकती थी। तो मेरी एजुकेशन बिल्कुल ठप हो गई, और 10वीं के बाद तो एजुकेशन हुई नहीं। तो चैलेंजेस चलते रहे, लेकिन हाँ, बहुत सारे चीज़ के लिए मैं अपने माता पिता को ज़रूर हमेशा सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को हमेशा बहुत एक पॉजिटिवली पेश किया, हर चीज़ में से पॉजिटिव निकाला।
और शायद इसी पॉजिटिव जो चीज़ है उसकी आप जीती जागती एक उदाहरण हमारे सामने। डॉक्टर प्रेम सिंह, ये बताइए कि आप जब बड़ी हो रही थी वो समय तो और पीछे का समय है और उस वक्त जाहिर है कुछ और ज़्यादा चुनौतियाँ आपके सामने होंगी, लेकिन उसको कैसे आपने ओवरकम किया और क्या कुछ झेला और कैसे आप उससे उभरी? देखिए, मेरा जो जन्म हुआ वो कहना चाहिए करेला उस पर नीम चढ़ा के रूप में हुआ। यानी एक तो लड़की, दूसरा दृष्टिहीन, तीसरा दृष्टिहीन दूसरी ब्लाइंड लड़की। लेकिन सौभाग्य ये है कि मेरी माँ पता नहीं कैसी माँ थी जिसने दोनों को एक्सेप्ट किया। मेरी दादी ने एक्सेप्ट किया। मेरे फादर कहते थे, आई हैव 2 ब्लाइंड डॉटर्स, आई एम प्राउड ऑफ देम। क्या बात है। तो ये उस समय के लोग हैं, उस समय इतने अच्छे लोग हो सकते हैं। और मेरी दादी कहती थी, अल्लाह दित्तियां कर भरिया, मां रज्जी ते प्यो ठहरिया। ये 2 ब्लाइंड लड़कियों के लिए कहा जा रहा है, जबकि उन्हें तो धकेल दिया जा सकता था, किसी आश्रम में डाला जा सकता था, कुछ भी उनके साथ किया जा सकता था, लेकिन नहीं, पुराने लोग बहुत बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो ये तो उनकी समझ में आ गया था कि ये लड़कियां ब्लाइंड हैं, दर दर भटके, खूब भटके, जितना जी भर के भटके। लेकिन उनकी समझ में ये बात आती थी कि पढ़ाना जरूर है, पढ़ाना जरूर है। मेरे फादर कहते थे, मैं करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मैं राष्ट्रीय विरजानंद स्कूल में, उस समय इंटीग्रेटेड एजुकेशन नहीं थी, वहां पर स्कूल में भेज दिया गया दोनों को। और क्लास लगनी क्या होती है आप सोचिए, एक तो 4 साल का बच्चा है, दूसरा 7 साल का बच्चा है, उसी के साथ बैठा हुआ 20 साल का बच्चा, तो क्लास नहीं कही जा सकती ना। और ना ही हाथों में किताब है। अब बच्चे हैं, ना ही बच्चों के हाथ में खिलौना है कि वो खेल सकें। तो आप सोचिए ऐसी स्थिति में क्या हालत हो सकती है। लेकिन उस ईश्वर की कृपा कहूंगी इतनी ज्यादा रही कि जहां जहां मैं चलती गई रास्ते अपने आप खुलते गए, मैंने कोई खोले नहीं है। मैंने इतनी एजुकेशन ली, मैं आपको बताती हूँ, रात को 10 बजे, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लास होती थी, तब पीटीआई कॉलेज हुआ करते थे। एक माली को मैं कहती थी, मुझे साइकिल पे छोड़ा ताकि कामायनी पढ़ाई जा रही है, मैं कुछ तो सुन लूंगी। तो वो रात को माली है, स्कूल का माली है, और वो मुझे 10 बजे तक ला रहा घर से साइकिल पे। ये तो एजुकेशन है। लेकिन एजुकेशन क्या नहीं है। मैंने एमए किया, पीएचडी की, डीलिट की, उसके बाद प्रोजेक्ट्स किए। यानी कौन सा काम है जो नहीं किया। ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाया, फिर जीसस एंड मेरी कॉलेज में 27 साल पढ़ाया, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और साथ साथ ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, साथ साथ मैंने नॉन कॉलेजिएट को पढ़ा। यानी मेरे लिए एक काम हो गया कि पढ़ाना और पढ़ना। क्या बात है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये तो लिस्ट आपकी इतनी लंबी है, और यहाँ जो तीनों हमारी तेजस्विनियां, उनकी लिस्टें इतनी लंबी लंबी हैं कि उनको शायद एक प्रोग्राम में थामना भी मुश्किल होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ तेजस्विनी में। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक नहीं तीन तेजस्विनियां यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ मधुबाला शर्मा हैं, प्रीति मोंगा हैं और डॉक्टर प्रेम सिंह हैं। तो मधु, ये बताइए कि अब जबकि आपने पढ़ाई लिखाई की और फिर शादी भी की, लेकिन ये जो आपका प्रोफेशनल फील्ड है उससे आप कैसे तारतम्य बैठाती हैं? कैसे उन लोगों के साथ एक सामंजस्य बैठाती हैं जिनकी दुनिया हो सकता है कुछ अलग हो? कैसे अपने आप को उस लय में बैठाती हैं? इसके बारे में आप क्या बताएंगी?
मुझे करीब 10.5 साल हो गए हैं ट्रेन करते हुए, और इस दौरान मैंने बहुत से साइटेड एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया। बहुत कम ऐसा रहा है कि मैंने किसी विजुअली इम्पेयर्ड या किसी और डिसेबिलिटी वाले एम्प्लॉय को ट्रेन किया हुआ हो। ऐसे आए हैं लेकिन कम। और तालमेल बिठाना एक फैसिलिटेशन स्किल्स की बात कहूँगी मैं। इनफैक्ट मैंने जो एक रूल अपने दिमाग में अपनाया था वो ये कि कोई भी अगर कोई कुछ गोची मारे या गड़बड़ करे तो उसको मैं पर्सनली नहीं लूंगी। मान लीजिए अगर कोई कहता है कि अरे इसको दिखता नहीं, छुप के भाग जाओ, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भागना ना भागना, ना कि मेरी। दूसरी बात मैंने जो सबको समझाई, जो मैं रूल अपने सेशंस में फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, वो मैं ये कहती हूँ कि एक तो मुझे अपनी डिसेबिलिटी की कोई शर्म नहीं है, मैं ओपनली इसको एक्सेप्ट करती हूँ और सबके साथ शेयर करती हूँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करती हूँ कि अगर हमने पढ़ना है, हमने कुछ सीखना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और अगर 20 लोग मेरे सेशन में मौजूद हैं तो मेरे पास 40 वर्किंग आईज हैं, 20 पेयर ऑफ वर्किंग आईज that are there with me। तो मैं अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को साथ में लेकर तालमेल बनाकर चलती हूँ। और दूसरा, खूब अपना मिमिक्री और एक्टिंग और फन फिल्ड शैल आई से लिविंग को यूज़ करती हूँ और स्किल्स को यूज़ करती हूँ टू एंटरटेन माई पार्टिसिपेंट्स। ओके, प्रीति जी, आप तो एरोबिक इंस्ट्रक्टर भी हैं और उद्यमी होने के साथ साथ, तो और ये एरोबिक इंस्ट्रक्टर शायद आप पहली ऐसी हैं जिसने कि इस विधा को भी साध लिया है। बिल्कुल। जब मेरे को पता चला कि मेरे को कमाना पड़ेगा ही, मेरी एजुकेशन जैसे मैंने बताया था वो तो बंद हो ही गई थी, और उसके बाद मैंने सिर्फ क्लास 10 का सर्टिफिकेट है मेरे पास, किसी को दिखाने लायक तो इतना ही है। तो लेकिन जब कमाने का टाइम आया तो मुझे दिखा कि कोई नौकरी मुझे मिलने वाली नहीं है इतनी एजुकेशन से। तो फिर ये आइडिया आया कि एरोबिक इंस्ट्रक्टर बनूं, और मैंने अपने आप को इनफैक्ट दूरदर्शन से ही मुझे ये आइडिया आया, कीप फिट प्रोग्राम आया करता था यहाँ पे, और यहीं पे फ़ोन करके मैंने वो वीना मर्चेंट का नंबर लिया और उनको फिर ऑलमोस्ट मुझे फोर्स करना पड़ा कि मुझे सिखाएं, क्योंकि बोले कि दुनिया में कोई एरोबिक इंस्ट्रक्टर ब्लाइंड नहीं है। आप एक्सरसाइज करने वाले हैं लेकिन आपको इंस्ट्रक्टर बनाने का हमारे पास रास्ता नहीं है। खैर किसी तरीके से हमने फोर्स करके अपने आप को जबरदन बना दिया, और उसके बाद मैंने हमेशा मैंने क्लासेस चलाई 10 साल वो फॉर जो रेगुलर पब्लिक है, जो जिसको हम कहते हैं नॉन डिसेबल्ड लोग हैं, उनके लिए ही क्लासेस चलाई। और ऑफ कोर्स विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड में भी मेरे बच्चों को खूब एरोबिक सिखाया, और आज भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो लोग कैसे रिएक्ट करते थे जब वो देखते थे कि आप एरोबिक सिखा रही हैं? क्या कहते थे लोग? मैं सिर्फ उसको एक शब्द में बयां कर सकती हूँ कि वो जस्ट बोलते थे वाओ और वो बोलते थे ये कर सकती है तो हम तो कर ही सकते हैं। उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी होती थी अगर चीटिंग मारे तो उस अपने सेल्फ को ही वो अपने आप को ही वो मॉडरेट करते थे। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा एक था, और उसके बाद तो जर्नी लंबी पे लंबी, इसीलिए मेरी कहानी इतनी लंबी हो गई। तो मुझे लगा कि एक हर इंसान के पास चैलेंजेस होते हैं, भाई विकलांगता है या नहीं है, चुनौतियां और चैलेंजेस हर इंसान के होते हैं। तो हर इंसान को लेकिन जीवन भी एक ही बार मिलता है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हर इंसान को ये कहना कि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, इसको अच्छी से जियो। तो फिर मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और जो पब्लिश हो चुकी है उसका नाम द अदर सेंसेस है। वो भी इसीलिए लिखी है कि भाई सबको मैं कह सकूं कि गुड मॉर्निंग, यही एक जीवन है, इसको अच्छी से जी लो, जो भी आता है उसको बढ़िया से कर लो। हाँ जी। डॉक्टर प्रेम सिंह, आपने तो इतनी सारी किताबें लिखी हैं और आप कविताएं भी बहुत खूब लिखती हैं। तो ये जो रुझान साहित्य की तरफ हुआ, ये कैसे पैदा हुआ? क्या घर में भी कुछ साहित्य का माहौल था उस समय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बहन तो गाती थी। अच्छा। और हम उसको चिढ़ाकर भाग जाया करते थे। साहित्य का भी कोई वातावरण नहीं था। लेकिन पता नहीं, मुझे ये पता नहीं चलता था कि कब कविता आई, कब बन गई, कब वो गुम भी हो गई। अगर ब्रेल में नहीं लिखी तो वो गुम भी हो गई। लेकिन जब भी जैसे रेडियो एक सशक्त माध्यम रहा जिस पर साहित्य कविताएं सुनना या जो भी कुछ सिखाया जाए उसे सुनना, एक सेकंड भी मिस नहीं करना।
तो वो रेडियो से बेसिकली, और फिर सुन सुन कर जो भी सुना उससे मुझे लगता रहा, लेकिन मन कसकता रहा, ललकता रहा, ललचाता रहा, कसमसाता रहा। वाह। इसे जिस नियामत की जरूरत है वह मिल नहीं सकती। लाख हाट बाजार कर आए, अच्छा यही होगा कि इसे कोई झुनझुना देकर बहला दिया जाए। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जी। अभी भी मेरी ललक जो है ना, हाँ। वो पूरी नहीं हुई। मुझे लगता है और लोग तो ज्यादा पड़ गए, मैं रह गई। मैं रह गई। मैं रह गई। जी। अच्छा मधु जी, आप तो एक्टिंग में भी आप बहुत अच्छी लगती है आपको एक्टिंग करना, बहुत तो आपने पसंद है। और ज्यादा कोशिश नहीं करी मैं इसमें जाऊं? अगर जो दूरदर्शन पर देख रहे हैं कोई रोल देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करूंगी। बाकी थिएटर में कभी कभी मैंने अपना हाथ आजमाया है, और बचपन में भी मैं ड्रामाज में स्कूल लेवल पे पार्टिसिपेट करती थी। जब बड़ी हुई तो एपी सेंटर पे एक थिएटर, एक प्ले भी परफॉर्म किया था मैंने। उसके बाद अभी प्रोफेशनल लाइफ में जब जब मुझे मौके लगते हैं अपने सेशंस के दौरान रोल प्ले करना, स्किट करना, मैं कोई मौका नहीं छोड़ती। और अपने बेटे के साथ उसे एक सिबलिंग की ज़रूरत महसूस हुई एक बार, तो मैंने अपनी इस स्किल को यूटिलाइज किया। तो मैं उसकी एक छोटी बहन बन के उसके साथ खेलती हूँ, और इस प्रकार निभा पाती हूँ मैं उस रोल को कि उसने एक दिन मुझे कहा, मम्मा मुझे असली बहन नहीं चाहिए, यही अच्छी है। बहुत खूब, मतलब आपने असली किरदार निभा दिया अपनी एक्टिंग के माध्यम से अपने बेटे के। अच्छा ये बताइए कि कहते हैं कि घर में अगर मतलब माँ बाप हों या आगे जाके फिर पति हों, उनका अगर सहयोग मिलता है तो आप वाकई लाइफ में कुछ कर सकते हैं। उस दृष्टि से कैसे मानती हैं अपने जीवन को? कहते हैं हर किसी की सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी पूरी तरह से दृष्टिहीन हैं, और हमारा बेटा देख सकता है, और हम दोनों मिलजुल के बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ काम जो है मैं नहीं कर सकती हूँ वो करते हैं, जो वो नहीं कर पाते हैं वो मैं करती हूँ। पर हमारी गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और इस लेवल तक उसको लाने के लिए जो माता पिता का सपोर्ट है, मेरे माता पिता का और दिनेश के माता पिता का, उसको हम कहीं भी, मतलब उसको जैसे प्रीति मैम ने कहा, उसको हम सैल्यूट करते हैं सही मायने में। उनके सपोर्ट के बगैर आज हम शायद किसी कोने में पड़े होते। उनका सपोर्ट है, इसीलिए आज हम यहाँ हैं। जी प्रीति जी, आप उद्यमी हैं, आप सीईओ हैं, कंपनी चलाती हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जगह जगह जाती हैं, कॉर्पोरेट्स में उनको बात करती हैं। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस खास तौर से ये जो एक सकारात्मकता बांटने का है, तो उसके पीछे जो घर होता है, अगर वो भी उसमें भी पॉजिटिव फीलिंग्स रहें, तभी आप इस तरह की चीजें सिखा सकती हैं। कैसे दोनों में तालमेल बिठाती हैं, और ये दोनों क्षेत्र कैसे आपको प्रोत्साहित करते हैं? देखिए, ये पूरा एक जीवन का एक वही है, एक रोल है। अगर एक ठीक नहीं है, मैं तो बोलती हूँ जब तक दिल भरा नहीं है तब तक आप जितना मर्जी दिमाग भर लीजिए, ना दिमाग भरता है ना जेब भरती है। तो मैं सिर्फ कंपनी नहीं चलाती, मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ जिसका नाम सिल्वर लाइनिंग्स ही है। हम लोग पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के साथ काम करते हैं। हमारा मेन मकसद है कि हम मिलजुल के एक साथ करें। तो जो घर में सपोर्ट, आपको पहले मैंने बताया, माता पिता का सपोर्ट डेफिनेटली बहुत बड़ा सपोर्ट था, है, आज भी वो बहुत ओल्ड हैं, लेकिन आज भी वो मतलब एक चिराग है। और ख़ास करके मेरे पिताजी एक ऐसा चिराग हैं जो मेरे अंदर वो जला के रखते हैं कि बेटा जो तुम कमाओगी वही सिर्फ तुम्हारा है। और मेरे हस्बैंड हैं, मेरी पहली शादी जो थी वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह से बहुत एक गलती थी। मेरे 2 बच्चे हैं जो मुझे मेरी पहली शादी से हैं, वो दोनों शादीशुदा हैं। मैं नानी बन चुकी हूँ 2 बच्चों की, एक 9 ईयर ओल्ड है, एक लगभग 2 साल की होने वाली है। और मेरे जो अब हस्बैंड हैं, जिनसे 20 साल पहले मैं मिली थी और मैंने शादी करी, वो अब मेरी, मतलब जिसको कहते हैं, मुझे मेरी जड़ बन गए हैं, और जड़ की तरह उन्होंने मुझे थामा हुआ है और अब मेरे साथ काम करते हैं। अश्विनी उनका नाम है। शायद ही कोई इंसान इस तरीके से, और वो भी एक ऐसी मिसाल कि जहां हम कहते हैं कि महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, शायद ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्योंकि एक तो उनसे मेरे को जो सपोर्ट मिलती है,
तो मैं वो कर पाती हूँ। जो बिजनेस भी चला रही हूँ, NGO भी चलाती हूँ, मोटिवेशन तो एक चीज़ है, मतलब इतने सारे एम्प्लॉयमेंट भी, डिसेबिलिटी की भी, वैसे भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी करते हैं हम लोग, बहुत कुछ करते हैं। और घर का काम भी हम ही करते हैं, हमने कोई मेड नहीं रखी हुई है। तो सुबह झाड़ू पोछे से शुरू होती है जिंदगी वो काम करते करते, बाहर प्रोफेशनली काम करते करते, और शाम को एंड होती है। और आई थिंक कि मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि शायद ही कोई मेरे जितना खुश हो। ओहो, बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर प्रेम सिंह, चलते चलते अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए अभी मन में कसक है कि मैं ये कर लूँ, मेरे से ये छूट गया है? मुझसे तो बहुत कुछ छूट गया क्योंकि मेरी तृप्ति तो हो नहीं सकती है। मैं एक काम करती हूँ, आजकल मेरे पास एमेरिटस फेलोशिप मुझे मिला हुआ है, जिसमें मैं काम कर रही हूँ 1990 के बाद की कहानी और परिवर्तित पुरुष वर्चस्व। ये काम करते करते दूसरा काम मेरा जान खा रहा है कि तू एक उपन्यास तो लिख जा। अच्छा। हाँ, तो वो मेरा मन है कि मैं एक उपन्यास, आत्मकथात्मक उपन्यास लिखूं। आत्मकथा नहीं लिखूंगी, आत्मकथा यूं नहीं लिखूंगी कि उसमें सच बोलना पड़ता है। इतना सच मैं नहीं बोल सकती, इतना सच नहीं बोल सकती। चलिए, इतना सच नहीं बोलूंगी। जी, उम्मीद है आप ये उपन्यास लिखेंगी। मधु जी, आप क्या अभी लाइफ में करना चाहते हैं, एक सेंटेंस में? एक सेंटेंस में लाइफ को जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसको जी भर के जी ले मेरे यार। यही करूंगी मैं अपने परिवार के साथ। और ये भी कहूंगी अपने व्यूअर्स को, अपने लिसनर्स को, कि अभी हमने बहुत तरक्की की है, अभी हमें और तरक्की करनी है। और निसहाय व्यक्तियों को, डिसेबिलिटी और नॉन डिसेबिलिटी में कोई फर्क ना रह जाए, दोनों हाथ मिलाकर एक ताली बनाकर हम एक सोसाइटी बन के जिएं, बस यही मेरी अभिलाषा है। प्रीति जी, दोनों ने बहुत कुछ खूबसूरती से मेरा भी कह दिया है, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ है कि मुझे अगले 50 साल तक काम करते रहना है, अपने लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए। और एक ही दुआ है ऊपर वाले से कि मेरे को, जैसे अब्दुल कलाम जी स्पीच देते देते चले गए इस दुनिया से, जाना तो सबको है, लेकिन मैं भी दौड़ते भागते खुश होते वो ऐसे उड़ाता हुआ ले जाए, और ये दुनिया कभी किसी ब्लाइंड लेडी को या किसी भी महिला को किसी से कम ना समझे, और महिलाओं का जो स्तर है वो ऐसा ऊंचा करके जाऊं ताकि लोग कहें वाओ वाओ। और मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी वाओ ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ तेजस्विनी में अपने विचार हमसे बांटने के लिए, दुनिया से बांटने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, और इसी जज्बे के साथ सब चल रहे हैं। आज के लिए तेजस्विनी में इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और तेजस्विनियों से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।